कुछ एक महीने बाद संजय ने पोर्टिको की एड एजेंसी ने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब मेरे पास अपने अकेलेपन से लड़ने का एक और जरिया था। हमारी मेहनत और व्यावसायिक संबंधों के चलते पोर्टिको को काम की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी बदनामी के कारण मेरे पास काम कम जरूर हो गया। संजय जिसके सामने मेरा नाम रखता, वो या तो सीधे सीधे इनकार कर देता या टाल देता, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। मैं साफ देख सकता था कि लोग अब मुझसे ज्यादा नए चेहरों की तरफ जाने लगे थे। सभी की तरह ये बात सोनाली को भी पता थी, और उसने एक रास्ता निकाल ही लिया था इस मुसीबत से जूझने का। ये रास्ता क्या था, ये मुझे उस वक्त पता नहीं चला। उसने बस संजय और अपने पिता से इस बारे में बात की और कदम बढ़ा दिए। मुझे तो बस उसने एक ही लाइन कही थी, ये खबरों का बाजार है अंश। अगर तुम्हें किसी खबर ने बर्बाद किया है तो तुम्हें बनाने के लिए भी बस एक खबर ही चाहिए। हर उजले चेहरे का एक अंधेरा पहलू जरूर होता है, और पत्रकारों के हाथों में वही अंधेरा चिट्ठा। सोनाली पत्रकारों से घिरी हुई थी। मेरी तस्वीर से जमी गर्द साफ करने के लिए उसने उन लोगों के असली चेहरे दुनिया के सामने लाकर रख दिए जो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे। उसने उन लड़कियों पर भी रहम नहीं किया जिनसे मेरे रिश्ते बने और टूटे। सोनू ने सबके बारे में खबरें जमा की और बाजार में बिखेर दी। इसका वाकई असर पड़ा। खबरें आपकी सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन सोचने की दिशा जरूर बदल सकती हैं, और यही चीज सोनाली के लिए कारगर रही। मेरी तस्वीर के धुंधले रंग अब लोगों की नजर में साफ होने लगे थे। सिर्फ एक महीने में ही सोनू जो चाहती थी वह लगभग हो चुका था। उसे यहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं रुकी। असल में जिन लोगों का नाम सोनू ने उछाला था उनमें सबसे मुख्य यामिनी थी। सोनू ने सबसे ज्यादा मेहनत उसी का इतिहास खोदने में की। वह कौन थी, कहां से आई थी, उसने कब और किससे शादी की, मुंबई में लोगों के उससे रिश्ते, उसका हर एक जायज नाजायज संबंध, और तो और वह कैसे जापान पहुंची ये भी। कई राज तो ऐसे थे जो सोनू को मैंने ही बताए थे, और मुझसे ही मिली जानकारी उसने मुझसे पूछे बिना ही टीवी, इंटरनेट, अखबार, मैगजीन में फैला दी। जिस तरह लोगों ने मुझे फ्लर्ट समझा, वैसे ही सोनू ने यामिनी को। उसके लिए यामिनी ही मेरी बर्बादी और भटकाव की वजह थी। वो उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने मुझे प्यार के बदले बर्बादी दी। बस उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच कितना और झूठ कितना था। वो यामिनी पर एक कवर स्टोरी टेलीकास्ट करने वाली थी अपने न्यूज चैनल में कि मुझे इस बात की खबर लग गई। एक शाम 6 बजे एसेंशियल न्यूज चैनल के एमडी का ऑफिस। जर्मन से इंपोर्टेड बड़ी सी ये मेज किसी दिन संजय ने ही मिस्टर राय को तोहफे के तौर पर दी थी। उसी के ठीक सामने मिस्टर राय की अपनी कुर्सी थी, जो उनकी गैरहाजिरी में खाली ही थी। उस कुर्सी का लिहाज करते हुए सोनाली उस पर न बैठकर उसके बगल में रखी दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। मिस्टर राय मुंबई से बाहर थे, इसलिए मुझे सोनाली से ही बात करनी थी। मैंने पानी का खाली गिलास मेज पर रखा, और जैसे ही चपरासी उसे लेकर बाहर निकला, मैंने एक नम लहजे में बात शुरू की। सोनू ने और लड़कियों के बारे में क्या कहा, क्या नहीं, से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यामिनी के बारे में पढ़ा गया हर अक्षर मेरे लिए मायने रखता था। मुझे अंदाजा था कि मेरी जिंदगी में जो जगह कभी यामिनी की थी, वही या उससे भी बढ़कर आज सोनू की जिंदगी में मेरी है। जानता था कि सोनू के उठ चुके और उठने वाले हर कदम के पीछे वजह मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मैं तैयार नहीं था उस लड़की के लिए बुरा सुनने को जिसे मैं कभी प्यार करता था, वो भी उस लड़की के मुंह से जिसे मैं आज प्यार करता हूं। कुछ 15-20 मिनटों तक मैं उसे समझाता रहा, लेकिन सोनू समझ नहीं रही थी। न जाने उस कुर्सी पर बैठकर उसे क्या हो गया था। वो खुद को अपने पिता के समान साबित कर रही थी। बहुत व्यवहारिक, बहुत व्यावसायिक। इस संजीदा सी सोनाली राय में मैं उस मासूम सी सोनू को ढूंढ रहा था, जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन उस समय वो पता नहीं कहाँ थी। अंश, तुम समझ नहीं रहे। मुझे ये कवर स्टोरी टेलीकास्ट करनी ही होगी। चंद खबरें तुम्हारे अतीत के बारे में क्या आएंगी। लोग अब न्यूज चैनल के नाम पर हमारा ही चैनल देख रहे हैं। मेरे चेहरे पर कोई दिलचस्पी न पाकर वह अटकी। उसका उत्साह कुछ कम हुआ। पापा चाहते हैं कि मैं ये कवर स्टोरी टेलीकास्ट करूं। हमारी टीआरपी इतनी बढ़ गई है कि। टीआरपी? बिल्कुल संजय और राय के लफ्ज थे ये। तुम्हें किसने ये हक दिया
कि किसी दूसरे की जिंदगी का मजाक बनाओ, वो भी सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। उसने सिर्फ असहमति भरी एक नजर दी जवाब में। तुम उस पर क्यों कीचड़ उछाल रही हो सोनू? वो ना तो अब भारत में है और ना ही इस फील्ड में। फिर क्या मतलब है उसके बारे में ये बकवास करने का? मैं उसकी आंखों में झांक रहा था। और क्या मतलब था उसका जो उसने आपके साथ किया? उसने शांति से पूछा और अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे इर्द गिर्द टहलते हुए। आप जैसे किसी मिडिल क्लास लड़के को यहाँ लाकर उसे अपनी एजेंसी के लिए एसेट्स की तरह इस्तेमाल करना। मेरे सामने ठहरकर उसने मेज पर हाथ रखा और करीब से मेरे चेहरे पर देखा। आपको पता भी है कि इन दोनों ने आपके लिए क्या क्या प्लान किया हुआ था? खोसला जैसे ठरकियों के आगे परोसने वाले थे ड्रग्स की लत लगाकर। सोनू, क्या वो कुछ नया कर रहे थे? क्या ये इतनी नई बात है इस ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए? अंश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात पुरानी है या नई। मुझे केवल सच सामने लाना है, आपका और आपके जैसे सभी का। अंश, शी यूज्ड यू। वो फिर से जाकर अपनी कुर्सी के पास खड़ी हुई। मैं नहीं जानता था कि उसमें ये आत्मविश्वास कहाँ से आया था या हमेशा से था उसमें, लेकिन वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे मैं स्तब्ध था। बस मैं ये जानता था कि अगर सोनाली ऐसा कोई भी सच दुनिया के सामने लाती है तो उससे फैशन और ग्लैमर जगत के बहुत सारे काले सच सामने आ सकते हैं। ये अंधेरे एक दूसरे से जुड़े थे और केवल एक ही नाम सामने नहीं आने वाला था। यहाँ एक पूरी चेन थी जो सामने आ सकती थी मेरी वजह से। हर कारोबार का सच कुछ काला होता है, लेकिन इतना? अंश, ये आप थे जिसने इतने विपरीत हालातों में भी अपना दिमाग स्थिर रखा। ये आपका किरदार था कि आपने उनकी शर्तों को नहीं माना और परवाह नहीं की कि आपके करियर का क्या होगा, वरना आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मायूस होकर आत्महत्या कर चुका होता। इस हद तक बर्बाद कर देते ये लोग उसे। मैंने अफसोस से आंखें मींच ली। सोनू को इस बात की इतनी गहराई में नहीं उतरना चाहिए था। वो ये नहीं समझ रही थी कि अगर गलती से यामिनी का मुंह खुल गया तो संजय और पोर्टिको और उसमें काम करने वाले लगभग 300 लोग एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अल्हड़ नदी के उफान को किस तरह थामूं। मैंने बहुत सोचकर उससे बात की। मानता हूं कि संजय और यामिनी ऐसा ही कुछ सोचकर मुझे शिमला से यहां लाए थे। ये भी सच है कि अगर मैं उतना कमजोर होता तो वो ऐसा कर भी जाते, लेकिन उन्होंने मुझे जाना तो वो ठहर गए। मैंने उसकी तरफ देखा। हाथ में बेलमोंट का पेन थामे वो अब भी आधे कान से ही मेरी बात सुन रही थी। सोनू, संजय ने मेरे साथ किसी भी स्तर पर जबरदस्ती नहीं की। संजय वो भी करेगा अगर उसके फाइनेंसर्स, जिनमें आधे से ज्यादा नंबर 1 क्रिमिनल्स हैं, वो उस पर दबाव बनाने लगे। यूं ही नहीं लड़कियां और लड़के गायब हो जाते हैं इस शहर से। हाँ, तो मैं क्यों गायब नहीं हो गया? संजय ने मेरी सुरक्षा की है, यकीन मानो मेरा। और बाकी का क्या? खुद यामिनी, डॉली। वह दाईं तरफ झुकी और अपने दराज से एक फाइल निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। ये एक अच्छी खासी लिस्ट है उन युवाओं की जो पोर्टिको और ऐसी ही एजेंसियों के भरोसे यहाँ थे, और उनमें से कुछ गायब हो गए। कुछ नशे की लत के चलते आज सड़कों पर फटे हाल भटक रहे हैं। कुछ ने खुद की ही जान लेने की कोशिश की, और बस 2-3 ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह कामयाब हैं और उनका दाया बाया हाथ बनकर काम कर रहे हैं। मैं वो फाइल देखने लगा। सोनू ने एक पूरा चिट्ठा जमा किया हुआ था संजय और यामिनी को लेकर। ये सब कहाँ से जमा किया तुमने? ये हमेशा से यही था अंश। ऐसे ही नहीं, ये स्वार्थी रिश्ते यहाँ सांसें ले रहे हैं। मैं तो उस मॉडल हंट के बहाने यहाँ आया था, लेकिन मुझसे पहले कितने ही थे जो खुद अपने घरों को छोड़कर यहाँ आए होंगे, लेकिन इस नकली शोहरत के जंगल के बीच कहीं खो गए। उसमें एक लड़की की जानकारी है, वान्या। मैं एक पन्ने पर रुका जहाँ लगभग 20 साल की एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। ये नैनीताल से यहाँ आई थी और आज पता है कहाँ है? मैंने प्रश्न भाव से सोनू की ओर देखा। दुबई के एक नामी बार क्लब में डांसर है ये भी तुम्हारी तरह आसानी से घुटने नहीं टेक रही थी। नहीं खुश करना चाहती थी अपने बाप की उम्र के लोगों को उस तरह से, इसलिए इसके जन्मदिन के दिन ही इसे यहाँ से उठाकर सीधे वहाँ पहुँचा दिया गया। मैंने वो फाइल बंद कर दी। इस सब की जानकारी तो नहीं थी मुझे, लेकिन ये सब होता है ये जानता था। ये तो लगभग रोज के ही किस्से थे हम जैसों के साथ। मैंने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया। कुछ देर को हम चुप ही रहे और फिर
वैसे आपकी यामिनी की भी कॉल आई थी मुझे इस बारे में। उसने मुझे चुनौती दी है और उसका जवाब मैं उसे अपने ही तरीके से दूंगी। ये मीडिया है सोनाली, कोई जंग का मैदान नहीं। मैंने हाथ हटाकर उसकी ओर देखा। मेरे लिए तो है। वो खुद भी जैसे ये बहस नहीं करना चाहती थी मुझसे। उसने एक पल खुद को संभाला और यामिनी गलत थी अंश, और वो भी जो उसने किया। खुद आपने उसकी वजह से कितनी तकलीफें उठाई। अब मुझे अपनी जगह से उठना पड़ा। मैंने तकलीफें अपनी खुशी से उठाई हैं। मैंने झेला क्योंकि मैं चाहता था। कोई तुमको प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकता जब तक तुम खुद न चाहो, और ये बात तुम भी अच्छे से समझ सकती हो। उसने इस्तेमाल किया आपको। सोनाली ने जोर दिया। वो बहुत जिद्दी थी और शायद मुझसे बहस करती ही जाती। मेरे मुंह से कुछ अच्छा बुरा निकल सकता था। मुझे ये बहस खत्म करनी थी इसलिए। सोनाली, यामिनी ने मेरे साथ क्या और क्यों किया ये मेरा पर्सनल मैटर है। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। सिर्फ यही लहजा उसे चुप करा सकता था। वह जितनी हैरान थी उतनी ही ठेस भी लगी थी उसे। अच्छी बात है अंश, आगे से ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे दूर रहना है। उसकी झूठी हंसी भी नम सी लगी। वह चुप थी। जेब के अंदर मेरे हाथों की मुट्ठी भींची जा रही थी ताकि मैं खुद को उसके सामने कमजोर पड़ने से रोक सकूं। मैं तेजी से बाहर आ रहा था। मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सका था उसके सामने। मैं उसके साथ खुद को भी चोट पहुंचा रहा था। अब इन तकलीफों में भी खुशी सी मिलने लगी थी। उस दिन के बाद मैं और सोनाली दूर हो गए। मैं ना तो उसे कॉल करने की हिम्मत कर सका, न मिलने की।